वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इंग्लिश पोएट्री के आज हमने आपके लिए शानदार क्वेश्चंस बनाए हैं। वो भी आप लोगों के पोएट्री के उस ट्रिक से बनाए हैं कि क्वेश्चन कोई से भी आ जाए। हमने बस आंसर्स लिखे हैं। अब आप कहेंगे कि आंसर्स लिखे हैं तो क्वेश्चंस तो हमें पता नहीं है, हम इनको कैसे याद करेंगे, कौन सी क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको टेंशन नहीं करनी है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तब भी अच्छा, और तैयारी नहीं है तब भी अच्छा। ये ट्रिक उन कमजोर बच्चों के लिए संजीवनी का काम करेगी जिनको याद नहीं होते हैं ज्यादा क्वेश्चंस, और वो अभी एग्जाम बिल्कुल पास में आने के बाद बहुत टेंशन में आ जाते हैं। आइए मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन। ये है पहली पोएम आपके डस्ट ऑफ स्नो। अब इसमें आपके टेक्स्ट बुक और एडिशनल और पासबुक, डेस्क वर्क, क्वेश्चन बैंक को मिलाकर 20, 30, 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें टेंशन नहीं करनी। आप समझिए, पहला हमने लिखा है कि एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए लेकिन आप क्वेश्चन में ये दो शब्द देख लेना। अगर आप ये देख लें तो ये आंसर लिख देना। क्या देख लोगे? हेमलक ट्री। एक तो हेमलक ट्री देख लेना, ठीक है, धतूरे का पेड़, और एक क्रो यानी कौवा। ये 10वीं का बच्चा इतने सा तो हर बच्चा जानता होगा कि ट्री यानी पेड़ होता है, क्रो यानी कौवा होता है। हो गया हमारा काम। क्वेश्चन में ये दिखे, ये आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है क्या नहीं है ये बात की बात है। आपको ये दिखा, चिपका दीजिए। अब मैं समझा देता हूं। The hemlock tree and the crow symbolize dark and sorrowful side of nature। यानी धतूरे का पेड़ और कौवा प्रकृति के अंधकार भरे और दुखों से भरी हुई प्रकृति की साइड को बताता है। Man faces these things at different times in life। इंसान अपने जीवन के अलग अलग समय में इनका सामना करता है। अब ध्यान रखना, मान लीजिए वो दे दे कि भैया आप तो हेमलक ट्री का ही लिखो, क्रो नहीं दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रो मत लिखना, सिंबलाइज के एस लगा देना, ठीक है। एक दिखे तो एस लगा देना, दोनों दिखे तो एस मत लगाना, ठीक है। कि क्रो का लिखो, ठीक है, क्रो का लिख देना, एस लगा देना। मैंने लिखा इस हिसाब से है। दोनों का दे तो बहुत अच्छा, दोनों लिख देना। एक का दे तो एक लिख देना, एक हटा देना। समझ में आ गया? नंबर 2, डस्ट ऑफ स्नो। आपसे पूछेगा डस्ट ऑफ स्नो क्या है। अब इतना तो आप देख लेंगे, आपकी पोएम का भी नाम डस्ट ऑफ स्नो है और क्वेश्चन में भी वो दे दे कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इसको बताइए। तो आप लिख देना, डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स द फॉलिंग ऑफ सैड पेसिमिस्टिक थॉट्स फ्रॉम द माइंड ऑफ द पोइट। ये बताती है कि जो फॉलिंग यानी गिरना, उतरना, सैड दुखी, पेसिमिस्टिक यानी निराशापूर्ण थॉट्स, जो विचार थे कवि के माइंड में, वो सब दूर हो गए, हट गए। ये डस्ट ऑफ स्नो बता रही है, ठीक है। तो ये दिख जाए तो ये आपका आंसर इसमें कंप्लीट हो गया। डस्ट ऑफ स्नो क्या इंडिकेट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या सिंबलाइज करती है, कुछ भी दे हमारे समझ में आ गया। दूसरा हो गया। थर्ड देख लीजिए, वो आपसे देगा कि भैया इस पोएम का, डस्ट ऑफ स्नो का आप तो मैसेज लिखिए, थीम लिखिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए, क्या लेसन शिक्षा मिलती है वो लिखिए, या और भी लॉन्ग आंसर टाइप दे दे, कोई सा भी 60 वर्ड्स में लिखिए, टेंशन नहीं। अकॉर्डिंग टू द पोइट अ सिंपल एक्ट ऑफ नेचर चेंज हिज मूड। कवि के अनुसार प्रकृति के एक साधारण कार्य से उसका मनोदशा चेंज हो गई। A sensitive man get impacted by every action। अब वो दे दे कि पोइट सेंसिटिव मैन है, बताइए, तो आपको सेंसिटिव भी उसमें नजर आ जाएगा। वो वाला क्वेश्चन देगा कि बताइए कि कवि सेंसिटिव मैन है, कैसे हैं, समझाइए, सारी पूरी आपको रामायण दे देगा। हमें टेंशन नहीं करनी, हमारे पास सेंसिटिव वाला वर्ड भी मैंने इसमें लिख दिया, वो उसका क्वेश्चन भी बना रहा है आंसर। तो सेंसिटिव मैन गेट इम्पेक्टेड बाय एवरी एक्शन। जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वो हर एक्शन से, हर कार्य से इम्पैक्ट यानी प्रभावित होता है।
अब जब ये बड़े में दे दे कि 60 to 80 में लिखिए, तो फिर ये जो सेकंड वाला है प्लस लगा के इसको लिख देना। सेंट्रल मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया जो भी दे सब में प्लस लगा के ये लिख देना। और केवल इसी का दे सेंसिटिव मेन का या प्रकृति के बारे में तो आप यहाँ रोक लेना। वर्ड लिमिट बढ़ाने की बोले तो फिर आपको ये बढ़ा देना है। कुल मिलाकर आपको ये प्लस करके लिख देना, आप तो टेंशन ही खत्म। ये आपकी पोएम फ्री। नंबर 2 फायर एंड आइस। ओके, फायर एंड आइस में क्या देगा वो आपको देगा कि कवि के अनुसार फायर क्या है। ठीक है, फायर यानी अग्नि, आग। तो आपको ये फायर वाला आंसर लिख देना है। अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड ग्रीड। कवि के अनुसार आग इच्छा और लालच के समान है। दीज कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। इनकी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती, इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। दीज थिंग्स आर इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये तो इंसानों के मन और मस्तिष्क में भरे हुई हैं, लालच और इच्छाएं। तो दीज थिंग्स विल बी द कोज ऑफ इविल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो चीजें हैं इनसे बुराई का कारण और इस संसार की समाप्ति का, नष्ट होने का कारण बनेंगी ये चीजें। ये है, अब वो आपसे ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां पर आपको भी समझाऊंगा मैं बहुत शानदार कि हमें केवल कुछ शब्द याद करने, दोनों तीनों में एक ही चीज है, उसी को मिलाकर लिखनी है। देखना, ये जो मैंने आपके बड़े कोष्टक में यहां पर बंद किए हुए हैं लार्ज ब्रैकेट में, ये दोनों सेम है, ये भी और ये भी। ठीक है, अब ये सेम है तो ये दोनों का सेम आंसर कैसे हुआ, वही तो ट्रिक है। अब आप देखना, कवि पहला कारण क्या मानता है या कवि मुख्य कारण क्या मानता है, तो ये कारण मानता है। ठीक है, अब पूछे फायर एंड आइस, सेकंड में पूछे आइस क्या है, आइस के अनुसार कैसे समाप्त होगा, या सेकंड कोज क्या रहेगा समाप्ति का, संसार का। तो और यह आइस किसके लिए स्टैंड करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या सिंबलाइज करती है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी। कवि के अनुसार जो आइस है, जो बर्फ है, वो नफरत, उदासीनता और असंवेदनशीलता के प्रतीक है। अब आपके आंसर ये जो दीज थिंग्स है और दिस वर्ड तक है, ध्यान से समझना, ये दोनों एक ही हैं। अब आप कहेंगे सर एक कैसे है, मैंने यहां पर दीज थिंग्स लिखा है, दीज थिंग्स, देखिए दीज थिंग्स, यानी कि मैंने कहीं पर भी फायर नहीं लिखा न डिजायर्स लिखा। अब आप देखिए यहां पर आइस अगर हम रख देते हैं, हेटर्ड रख देते हैं, इन चीजों को हेटर्ड, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, ये मानव के मन मस्तिष्क में क्या इच्छाएं, नफरत भी मन मस्तिष्क में ही कैसे नहीं चल रहा है, ये संसार की समाप्ति का कारण बनेगी, ये भी संसार की समाप्ति का कारण बनेगी। है ना शानदार ट्रिक। तो आइस का पूछे तो पूरा चिपका देना ये फायर का, और आइस का पूछे तो ये, और वो कहे कि फायर एंड आइस कैसे हैं संसार की समाप्ति का कारण, तो फिर ये लिख देना। ध्यान से समझना, ये वाला यहां से लिखना, यहां से और यहां तक, वर्ड तक। ठीक है, अब इसको यहां से पूरा मत लिख देना, क्योंकि ये तो हमने इसी की कॉपी की हुई है, उसको पता नहीं है, बस हमें पता है कि हमने यही लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना, जब दोनों को जॉइंट में लिखो तो फिर यही लिख देना यहां तक कि, नहीं तो वो कहेगा एक ही चीज को बार बार लिख दिया। ये तो हमारे लिए कब के लिए कि आयुष का ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया, आयुष के बारे में ही पूछ ले पर्सनल, तो फिर ये लिख देना। फायर के बारे में पूछ ले तो ये लिख देना, दोनों के बारे में पूछे तो ये पूरा लिख देना, ये लाइन लिख देना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है छोटा सा कि लोग क्या कहते हैं संसार की समाप्ति के बारे में। तो लोग कहते हैं सम पीपल से डेट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से खत्म होगा, और द अदर से द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ से खत्म होगा। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब वो दे दे पोएम की थीम में से सेंट्रल आइडिया लिखिए, और भी खूब सारे बड़े से बड़े दे दे, ये पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखोगे, ये पूरा और बड़े वाले में ये वाली लाइन वहां तक और फिर ये। ठीक है, समझ में आएगी बात, आगे बढ़े। अ टाइगर इन द जू, इसमें आपके खूब सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल बनाया है। दो तरीके में इसको बांट दिया हमने, दो भागों में। एक तो ध्यान देना, एक तो वो टाइगर जो पिंजरे में बंद है, एक वो टाइगर जो जंगल में घूमता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या देगा, जो जंगल अंदर बंद है उसकी मनोदशा क्या है, उसकी दशा क्या है, वो दुखी क्यों है, वो क्या सोचता है, वो
विजिटर्स आ रहे हैं उन्हें इग्नोर क्यों करता है, तारों को क्यों देखता है, 17 चीजें पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका एक आंसर बना दिया। जो जंगल का बाघ है उसके बारे में, या जो अंदर बंद है वो क्या कल्पना करता है, क्या सोचता है, तो वही सोचता है कि मैं भी जंगल में होता, तो पूरा मिला के लिख दिया। ठीक है, अब देखना शानदार, अगर वो कहे पोएम हमें क्या बताती है, तो मैंने ओब्लिक लगा के लिखा है पोएम या पोइट। तो आपको क्या करना है, पोएम देखी पोएम हमें क्या बताती है, तो यहां से लिखना द पोएम, पोइट को उड़ा देना, द पोएम टेल्स अस अबाउट, और फिर पोएट का पोएम का नाम लिख दिया, अ टाइगर इन द जू। कविता हमें बताती है कि जो चिड़ियाघर में बाघ है उसके बारे में। ठीक है, और फिर पूरा लिख देना। अगर वो कहे पोइट क्या बताता है, पोएम उड़ा देना, द पोइट टेल्स अस हमें बताता है के बारे में, पोएम का नाम, और टाइगर इन द जू, पोएम का नाम भी ब्रैकेट में आएगा एग्जाम में, और फिर पूरा लिख देना। ठीक है, अब वो देख कि जो भैया बाघ अंदर है वो दुखी क्यों है, 17 चीजें पूछेगा, तो अंदर वाले बाघ के बारे में भी सुन लीजिए। केज टाइगर लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वो जो अंदर बंद है वो लॉन्ग्स फॉर यानी इच्छा करता है स्वतंत्रता की। ही सेड, वो दुखी है, अब ये भी पूछे वो दुखी क्यों है, वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, 17 चीजें, तो ये सारी बातें आ जाएंगी। ही इज बिहाइंड द बार्स, उसको तो आपने सलाखों के पीछे बंद कर दिया। ही इज अवॉइडिंग एवरीथिंग, वो सबको अवॉइड कर रहा है, हो गया काम। ये अंदर का बाघ, वो क्या चाहता है वो ये भी देगा, वो दुखी क्यों है वो क्या चाहता है यही देगा, क्वेश्चन ज्यादा चांस इसी के हैं। तो ही शुड बी इन हिज नेचुरल हैबिटेट, वो तो अपने प्राकृतिक स्थान में होना चाहिए था। हाइडिंग नियर वाटर होल, जहां जल स्रोत है वहां छिपा हुआ होता। टेरराइजिंग विलेजर्स विद हिज वाइड फैंग्स एंड हिज क्लोज, उसके जबड़ों और पंजों से गांव वालों को डरा रहा होना चाहिए था। ये चीजें हैं। अब वो क्वेश्चन यही दे दे कि गांव वालों को कैसे डराता, तो फिर ये लिख देना कि उसके सफेद जो दांत हैं, जबड़े हैं, पंजे हैं, उनसे डराता। तो ये हो गया। अब वो दे दे कि साहब इस पोएम का मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया, और भी 17 चीजें दे दे, पूरा लिख देना पोएम के बारे में। पोएट के बारे में दे तो यहां से लिख देना, पूरा लिख देना। अब तो फ्री हैं, अब तो टेंशन नहीं है, अब कोई सा भी क्वेश्चन दे, अब क्यों याद कर रहे हैं, पूरे नोट्स बना लिए, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, और फिर भी नहीं आया तो मान लो तुम याद किए, नहीं आया तो ये मोस्ट है, वो मोस्ट है, ये मोस्ट है, ये कर लो। तैयारी नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं लिख कर आने से तो बहुत अच्छा है, कुछ लिख कर आए। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।